हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या आपने कभी देखा है कि एक कैंडल जलने के बाद उसका वजन कम हो जाता है, या आयरन रस्ट होने के बाद भारी लगता है? ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या-क्या टाइप्स होते हैं। इसके अलावा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब क्या मतलब, मैंने क्या बोला उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नीशियम है और आपके पास ऑक्सीजन है, राइट। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपके जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि जब दो यहाँ पे जो सब्सटेंस है ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इधर जो ये दो सब्सटेंस है, मैंने अभी रिएक्टेंट बोला था ना, तो ये जो दो सब्सटेंस है इनकी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और ये जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ये आपका क्या है? प्रोडक्ट। ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यानी कि जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करके नया सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो chemical reactions are fundamental process driving change around us. Understanding them unlocks the secrets of matter and energy. So this representations overview chemical reaction, valence equation and reaction types. तो आगे देखते हैं। अब आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि ठीक है, ये बात हमको समझ में आएगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, बट हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके माइंड में ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो इसके इंडिकेशंस होते हैं कुछ कुछ जो आप फिजिकली मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? चेंज इन स्टेट, मतलब अगर आपके पास कोई लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यार इसका तो स्टेट ही चेंज हो गया, ये पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया, या फिर हो सकता हो पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, है ना। तो नेक्स्ट आप कैसे समझ सकते हैं कि चेंज इन कलर, कि अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ गैस, ठीक। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, ये चार कंडीशंस है जिनके बेसिस पे आप ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। So chemical reactions are characterized by specific observable changes such as change in state, example, solid to liquid, a change in color, the evolution of gas, or a change in temperature. These indicators serve as clues that a chemical transformation has
occurred, altering the nature and identity of the initial substances. For instance, आपने देखा होगा milk left at room temperature during summer undergoes a chemical change indicated by a change in smell and state, while an iron pan exposed to humid atmosphere form rust, altering its color and texture. तो आपको ये सब चीजें आपके आसपास ही देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि अगर आप दूध को एक रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दोगे, मतलब आपने फ्रीज में नहीं रखा, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद उस जो जो दूध है, जब आप उसको पियोगे, उसका जो टेस्ट होगा ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, राइट? और या फिर जैसे आयरन है ना? लोहे को अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, तो कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा उस पे कुछ रस्ट लग चुका होगा, ठीक है? जो कि हार्मफुल होता है उसके लिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ खत्म कर देता हो किसकी? आयरन की, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास केमिकल इक्वेशंस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स यानी कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होंगे, जो भी सब्सटेंस, जैसे ए और बी दो सब्सटेंस है, इनको आपने कहाँ लिखा? लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है? तो यानी कि ये दोनों यहाँ पे आपके क्या होंगे? रिएक्टेंट्स, राइट? और जो इनसे मिलके कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसको आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट, ठीक है? यानी कि नया सब्सटेंस जो बना AB, ये आपका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, राइट? नेक्स्ट है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्ड इक्वेशन प्रोवाइड अ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन सच एज, मतलब आपको वर्ड के फॉर्म में वो बोलेगा, कैसे? जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? अब यहाँ पे भी आपके पास एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है? तो केमिकल इक्वेशंस यूज केमिकल formulas to represent reactants and products, offering a more conscious and quantitative depreciations of the reaction. एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब क्या है कि जो केमिकल इक्वेशन है ना, वो क्या करता है कि जो भी सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, उनको एलिमेंट फॉर्म में हम दिखाते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, राइट? जैसे मैं बोलूंगा वर्ड में, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट इसी चीज को जब मैं सिंबॉलिक रूप में लिखूंगा, इसके जो सिंबल्स है, जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, ठीक है? तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आपके पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? नेक्स्ट, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे? जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन रहेगी, उसको हम बैलेंस क्यों करें? ठीक है? तो बैलेंस करने का जो रीजन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट मस्ट इक्वल द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स। मतलब आपका जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा ना, उतना ही मास आपके प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, राइट? अगर आपकी जो इक्वेशन है, एक साइड में आपका जो मास है सब्सटेंस का वो ज़्यादा है, दूसरे साइड में कम है, तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन भी कर रखा है, व्हाई बैलेंस इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग एंश्योर दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट is the same on the both side of the equation, राइट? तो यहाँ पे ये किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, क्योंकि कंजर्वेशन ही मतलब ये हमको ये बताता है ना कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, तो दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइंड में कि इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए भी कोई रूल्स होते हैं, कोई मेथड होता है? तो यस, उसके लिए मेथड होता है। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है? इन्वॉल्व एडजस्टिंग कोएफिशिएंट्स टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट अंटिल द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मतलब अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल होंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। तो चलिए, पहला एग्जाम्पल है आपके लिए आयरन प्लस H2O gives out Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, इधर जो एलिमेंट है आपका आयरन, यहाँ पे देखो आयरन, तो आयरन राइट हैंड साइड में कितना है आपका 3 और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आयरन 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा आयरन और यहाँ पे लिख लो रिएक्टेंट, यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट। आयरन यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है 3। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में देखो, यहाँ पे कितना है 2, इधर की साइड में कितना हाइड्रोजन है 2, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड में कितना है ऑक्सीजन 4। तो हम देख पा रहे हैं कि ये कहीं भी बैलेंस नहीं है। क्यों? यहाँ पे 3 है आयरन और यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन बैलेंस है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन देखो, इधर 1 है और इधर 4 है। तो ऑक्सीजन और आयरन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आयरन है इसको बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब कौन बचा कि भाई आयरन तो बैलेंस हो गया, अब इसके अलावा कौन बचा है, तो इसके अलावा बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो आप यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पे 1। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं किससे कर दूं 2 से, तो देखो अगर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को क्या बोला कि ऑक्सीजन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। क्यों? क्योंकि मेरे पास इधर 4 ऑक्सीजन है। बट अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये भी चेंज हो जाएंगे। क्यों? भाई अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करा तो ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस हो गया, बट इसकी वजह से 4 इंटू 2, तो ये 8 हो जाएगा ना यहाँ पे। जब मैंने इधर की साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब अगर मैंने ऑक्सीजन मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन के जो एटम है यहाँ पे कितने थे 2, तो 4 इंटू 2 आपका 8 हो गया। अब इधर की साइड कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्यों? अब देखो दोनों साइड 8 8 हो गया। अब ये जो इक्वेशन है आपकी कंप्लीटली बैलेंस हो गई। आप चेक कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में देखो आयरन कितना है 3, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे भी 8, ऑक्सीजन 4 4। ठीक है, तो ये अब जो केमिकल इक्वेशन आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 3Fe, ठीक, प्लस 4H2O gives out Fe3O4
प्लस 4H2। ठीक है, ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने सिंपली देखा कि भाई दोनों साइड क्या करना है, जो एलिमेंट है ना, इसके एटम्स को चेक करना है कि यार इधर कितना है और इधर कितना है, सिंपल। और आपको उन दोनों को इक्वल कर देना है, इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत इजी सा आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा Mg और यहाँ पे मैंने लिखा O2। ठीक है, तो इसको आप पहले खुद से कीजिए, जो हम अभी सीखे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया आपके पास MgO। अब देखो इसमें बैलेंस कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने बोला कि इधर से देखना कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2। और इधर कितना है ऑक्सीजन, 1 है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे को ऑक्सीजन इधर 2 करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो मैग्नीशियम इधर कितना है, 2। इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। तो ये क्या हो गया, आपकी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है आयरन प्लस copper sulfate CuSO4 gives out FeSO4 और यहाँ से आपका कॉपर अलग हो जाएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, ये जो हमारी सीरीज चलेगी, ये इसमें मैं कंप्लीटली आपको जो भी आपका सिलेबस है ना, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, अब आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपके डाउट्स क्या क्या हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को बेसिक्स नहीं पता हो, जैसे अभी हम यहाँ पे बैलेंस ही लिख रहे हैं ना, ये जैसे यहाँ पे 4 लिखा नीचे है ना, और यहाँ पे हमने 3 लिखा। अगर ये किसी को नहीं पता कि ये कैसे आ रहा है, वैसे ये 9th स्टैंडर्ड में था, है ना, कि वैलेंसी कहाँ से आती है, कैसे आती है, बट अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है एकदम बेसिक, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि सर ये हमसे नहीं हो पा रहा है, हमको बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है। तो उसके उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा अब हम इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है, तो आयरन यहाँ कितना है, 1। यहाँ पे भी 1, दोनों साइड 1 1 है भाई। ठीक है, Cu 1, यहाँ पे भी 1, S1 यहाँ पे भी 1, O4। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बहुत बारी आपको ये भी करने को होगा कि वो जानबूझ के आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसको बैलेंस करो, जबकि वो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई आपने सिंपली चेक करना है कि इसके एलिमेंट कितने, यहाँ पे देखो इस एलिमेंट के कितने एटम है, यहाँ पे 1, इसके 1, इसके 1, यहाँ पे भी कॉपर 1। ये SO4 ऐसे भी बोल सकते हो आप, SO4 पूरा ये कितना है, 1। और ये कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड था। ठीक, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है अब समझ में आ चुका होगा। तो इस इक्वेशन को पहले खुद से बैलेंस करें, ठीक है? इक्वेशन है आपके पास Fe प्लस O2 सॉरी O2 है, ठीक है? प्लस H2O gives out FeOH का होल ट्वाइस FeOH और इसका होल थ्राइस, ठीक है? अब आप देखो इसको वैलेंस हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आयरन को देखो, आयरन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 और एक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन है, ठीक है? तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। इधर में देखो कितने ऑक्सीजन है, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है 2 और इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 3। तो यहाँ दिक्कत है, मतलब हमने चेक किया कि हमारे पास जो आयरन है वो भी बैलेंस्ड है, ठीक है? और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, अगर मेरे को इसको दोनों साइड से बैलेंस करना है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई। क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना क्यों कर रहा मैं 6 से मल्टीप्लाई, देखो जैसे ही मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो जाते हैं 12। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे तो अभी 3 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी कितने बनाने पड़ेंगे 12 हाइड्रोजन। तो 12 हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो अब देखो ये ऑक्सीजन है, ये बार बार गलत हो जा रहा है, तो ठीक है। देखो 4 इंटू 3, जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो हाइड्रोजन भी 12 हो गए, लेकिन यहाँ पे तो अब ऑक्सीजन भी 12 हो गए, ठीक है? तो इसका मतलब अब हमको इधर में भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो आयरन भी यहाँ पे 4 हो गया, तो इसका मतलब 4 से मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ O2, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 6 और इधर कितने हो गए ऑक्सीजन 4 इंटू थ्री हो गया 12। इसका मतलब यहाँ पे भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, क्यों 6 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, 3 इंटू टू हो गया 6, तो 6 प्लस 6 12, यानी कि इधर भी 12 हो गए इधर भी 12 हो गए। तो अब जो ये इक्वेशन हमने लिखी ये हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इससे आगे। ठीक, तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो आपके टाइप्स है तो इसमें सबसे पहला टाइप आपका क्या है कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब कौन कौन से टाइप हम यहाँ पे देखेंगे, जो भी रिएक्शंस के यहाँ पे टाइम हो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे टाइप्स रहने वाले हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के, वो सारे टाइप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन, फिर सिंगल प्रोडक्ट और टू और मोर रिएक्टेंट्स।
तो आपको यहाँ पे देखो जैसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पे किन्हीं 2 सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है? मतलब 2 लोग मिले, उनकी अच्छी दोस्ती होने वाली है। ठीक है? तो इनकी कॉम्बिनेशन होने वाला है यहाँ पे। तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या करेंगे? 2 लोग मिलके एक होना चाहते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना, इसको कैसे याद रखना कि 2 लोग मिलकर एक होना चाहते हैं भई, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 or more reactants combine to form a single product. For example, calcium oxide reacts with vigorously with water to produce slackline, releasing a large amount of heat in the process. ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, तो आपके पास क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है? इसको आप बैलेंस खुद से कीजिएगा, क्योंकि अब मैंने आपको बैलेंस करना सिखा दिया है। ठीक है? द बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि देखो कार्बन जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा? CO2 गैस। एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है? तो ये किसके एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, यहाँ पे जो पहले कंबाइंड हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है? तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा? यहाँ पे जो एक कंपाउंड होगा, वो क्या होगा? 2-3 सिंगल कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो ब्रेक डाउन कंपाउंड्स जैसे, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लिए, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक? एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल डिकम्पोजिशन भी होते हैं, डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक? तो जैसे आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड है, मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला? कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैंने बोला कि इसको आप हीट कीजिए, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है? तो आपके पास क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक? तो यानी कि जब भी आपको कहीं पे ऐसा दिखे कि भाई ब्रेक डाउन हो रहा है कोई कंपाउंड, ठीक है, तो समझ जाना कि वो कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है? ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। राइट? नेक्स्ट है, these reactions require energy in the form of heat, light और electricity. ठीक? Ferrous sulfate crystals when heated decompose into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur ट्राइऑक्साइड। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि जहां पे एक जो कंपाउंड है वो एक या एक से ज्यादा कंपाउंड में टूट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक? नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम क्या देखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि भाई इसका मतलब यहाँ पे कोई डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब किसी को कोई हटाने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले ना 2 लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, एक तीसरा बंदा आके ना उनकी दोस्ती को तोड़ने वाला है। ठीक है? तो देखो, यहाँ पे देखो आप, ये कॉपर सल्फेट था, यानी कि कॉपर और सल्फेट की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी। एक नया बंदा आता है आयरन नाम का। ठीक है? ये क्या करेगा? इनका यहाँ से ब्रेकअप करेगा। कैसे? अपने आप तो सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा और ये कॉपर बेचारा यहाँ से सिंगल हो जाएगा।
ठीक है? तो देखो यहाँ पे, तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। मतलब जैसे पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट थे सिंपल, वहां पे क्या हो रहा था कि कोई कपल था, एक बंदा आके उनका ब्रेकअप कर रहा था, बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही कपल है, बट यहाँ पे क्या बोलता है, सोडियम बोलता है भाई मेरे को तो क्लोरीन के साथ जाना है, और ये जो वेरियम है ये बोलता भाई मेरे को सल्फेट के साथ जाना है। मतलब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अदला बदली। तो जिस भी किसी इक्वेशन में आपको अदला बदली करते हुए दिखें, तो समझ जाना वो क्या होंगे, आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है? तो displacement reaction involve one element displacing another from its compound. For example, iron displaces copper from copper sulfate solution. Zinc and lead are more reactive elements than copper. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वही दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएंगे, ठीक है? अगर जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड हमने लिखा था, है ना? तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। बट जब हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि भाई कॉपर सल्फेट और आयरन आता है, उसको ब्रेकअप करा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयरन है ना, वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के, जिस वजह से उसको इजीली क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसमें ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयन, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही कपल थे ना, तो एक दूसरे को कुछ ऐसा तो नहीं, ये क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे थे, वो ब्रेकअप ही कर दे रहा था, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा और रिडक्शन में क्या होगा। ऑक्सीडेशन में होगा आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का तो लॉस होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आपकी गेन हो रही होगी, ठीक है? तो और अगर किसी इक्वेशन में ये दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाए, यानी कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो समझ जाना ये किस टाइप की इक्वेशन है, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है? तो आपसे पूछा भी जाता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के, तो आपके पास क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन था ये यहाँ से हट गया, इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, ठीक है? तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो आपसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था ना, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, बट किसका, कॉप यहाँ पे लिखोगे आपकी कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हुआ, कॉपर में, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन, तो आपको लिखना है हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल्स आर डिग्रेडेड बाय केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि आपने देखा है कि आयरन को अगर आपने ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, क्यों, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ और जो वाटर के वहां पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है? और क्या करता है, जंग फॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि
तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम क्या करते हैं, आयरन पे जो हमारे गेट रहते हैं घरों के, हम पेंट कर देते हैं। तो पेंट करके आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और भी कई सारे तरीके होते हैं, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में आपके पास कोरोजन नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए इतना ही इनफ है कि आपको क्या ध्यान रखना है। कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल्स आर डिग्रेडेड बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक? It's often caused by oxidation like the rusting of iron. Preventing corrosion includes barrier protection, ठीक? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जब यहाँ पे ऑयल और फैट दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, ठीक है? तो आपको क्या बोलता है कि अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। मतलब कि जब भी आपका जो फैट्स है, ऑयल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है? तो ये क्या डेवलप करेगा? अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। मतलब अगर आपने खाने को गर्मियों के टाइम पे स्पेशली, मतलब आपने क्या किया भाई, दाल चावल ले लिया, ठीक है? दाल में ऑयल तो पहले से ही था, क्योंकि छौंका लगाया था जब, है ना? और ऊपर से आपने उसमें घी डाल दिया। आपने उसको क्या किया कि लास्ट में थोड़ा वेस्ट कर दिया, मतलब रख दिया, और उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है? तो आप देखोगे कि 1-2 घंटे बाद, या फिर अगर आपने सुबह तक भी छोड़ दिया, ठीक है? तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो चुकी होगी, स्मेल आ रही होगी, ठीक? और खा तो आप उसको सकते ही नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको खाया तो उसका तो टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, ठीक है? तो ये सब किसके एग्जांपल आपके रेंसिडिटी के, ठीक है? रेंसिडिटी रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स। दिस रिजल्ट्स इन अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रॉपर स्टोरेज आर की टू प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी एंड प्रिजर्विंग फूड क्वालिटी। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो हम चिप्स खाते हैं ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ठीक? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और एक बार मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का भी रिव्यू दे देता हूँ। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में जो भी आपके ये क्वेश्चंस है, ये आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, स्पेशली जो ये बॉक्सेस में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? ये जितने भी बॉक्सेस में क्वेश्चन होते हैं ना लिखे हुए, ये आपने जरूर करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो पाए, वो आपने मेरे से जरूर पूछना है। यानी कि आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए। जैसे देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, Cl2, तो गिव्स आउट HCl, ठीक है? और इसको बैलेंस कर देंगे। तो आपको वर्ड्स में भी दे देता है, और फिर उसको बोलेगा कि आप बैलेंस कीजिए, ठीक है? इसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन ना हो पाए आप उसको मेरे से जरूर पूछिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमने मैक्सिमम चीजें सारी कर लिए है, तो एक बार आप उसको जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस है, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बन पाओगे भाई। देखो, ये सारे करना, इनको बैलेंस करना, जो नहीं बैलेंस हो वो जरूर पूछ लेना। यहाँ पे देखो ABCD है ना, इनको भी पहले क्या करना, इनके जो केमिकल सिंबल्स है उसमें रिप्रेजेंट करके उसको बैलेंस कर लेना, ठीक है? जब आप इतना कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, राइट? एनसीईआरटी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, है ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर, और भूलना मत शेयर करना, अपने दोस्तों से भी करना, और उनको बताना कि नॉलेज स्प्राउट नाम से एक चैनल है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा मैथ और साइंस का, ठीक है? एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी आपकी, उस प्लेलिस्ट में आपका कंप्लीट 10th का साइंस, 10th का मैथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।